आज से हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इसकी क्या इक्वेशंस बनती हैं, आज इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो पार्ट में इस चैप्टर को बांटा गया है। एक होता है केमिकल का रिएक्शन और उस रिएक्शन के बाद क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, मतलब नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। किसके साथ? नए प्रॉपर्टी के साथ नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होता है उसकी रीअरेंजमेंट होती है। मतलब एक एटम इधर है तो उसका कुछ पार्ट उधर चला गया, कुछ पार्ट इधर आ गया। मतलब जो इसका भी रिएक्शन करवाते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, सेकंड क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें जो जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे हो गए रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन का ये केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। ठीक, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब केमिकल इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक, जिससे मिलके बने उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो मिलने के बाद बन जाए उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शंस द रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब हीट करके अलग अलग प्रोसेस होती है, हीट होता है और बाकी हर एक रिएक्शंस का एक अलग अलग होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो केमिकल का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या? एक नया सब्सटेंस बना, और नया सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जिससे नया सब्सटेंस बनता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है इसी का मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया। तो उसका एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा। क्या करना है? टेक अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विथ अ सैंड पेपर। एक हमें 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है। क्या लेना है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है 2 सेंटीमीटर के आसपास की। उसको क्लीन करना है, साफ़ करना है रब करके सैंड पेपर से। ठीक है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग। क्या करना है? उसको होल्ड करना है, जो टंग्स आते हैं ना कांटे टाइप के, उसको पकड़ना है उससे। बर्न इट यूजिंग अ बर्नर, और उसको बर्नर में जलाना है। द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन क्या होगा? जलना स्टार्ट कर देगा वाइट फ्लेम के साथ। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म कलेक्ट इन द वॉच ग्लास। और उसको क्या करना है? एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है, जिससे कि जो हमारा पाउडर हो उसको हम अच्छे से कलेक्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। तो उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसको क्लीन क्यों किया जा सकता है, वो यहाँ पे लिखा है नोट में। क्यों किया जाता है? बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय बर्निंग विथ अ सैंड पेपर। उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। किससे? सैंड पेपर से। दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि मैग्नीशियम जो रिबन होती है ना, उस मैग्नीशियम रिबन के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, उसको हटाने के लिए हमको रब करना पड़ता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रैपिडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ताकि वो ईजिली जल सके एयर के साथ कंबाइन होगी। ठीक है, तो क्यों साफ़ किया जाता है? क्लीन क्यों किया जाता है सैंड पेपर से? आंसर मिल गया, क्योंकि उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है। उस लेयर को हटाने के लिए साफ़ किया जाता है, जिससे कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ईजिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बर्न हो सके आसानी से, और हमें एक फ्लेम वाइट दे, जिससे कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अगला टॉपिक है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने देख लिया ना केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस के। मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होगा इन 5 में से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ओके, तो अब इन 5 के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है किसका? जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है। कैसे होता है, कैसे करना होता है देखते हैं। टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। सारी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? जिंक ले लेना है, ग्रैन्यूल्स ले लेना है, किसमें? फ्लास्क में ले लेना है। उसमें ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रैन्यूल्स, और उसके बाद उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे हमें एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी। उस गैस का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विथ आवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज़ समवट हॉट। और जब हम उसको टच करेंगे तो फिर वो हॉट भी होगा। हॉट क्यों होगा? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हाइड्रोजन गैस निकलने का क्या मतलब है? वो हॉट होगा तभी तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, सो अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो अकर इन द केमिकल रिएक्शन। तो अब हॉट हो रहा है, हॉट और कोल्ड क्यों होगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है ना? एक डार्क टाइप का सॉलिड पेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जिसको कहता है। ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जिसको कि अलग किया जाता है केमिकल रिएक्शन से ही। इसके एग्जांपल क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, क्या बनाता है? पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिल के येलो प्रेसिपिटेट बनाता है किसका? लेड आयोडाइड का। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे करेंगे? टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद उसमें पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर देना है। उसके बाद येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज़ फॉर्म एट वंस। हमें उसमें से ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख जाएगा बनता हुआ, किसका? लेड आयोडाइड का। अ चेंज इन कलर ऑल्सो टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। अब कलर में चेंज होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट में क्या होगा? कलर में चेंज हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का। ठीक, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या था? चेंज इन टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है? चेंज इन कलर। ठीक, अब चेंज इन कलर का क्या टॉपिक है? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। अब कलर चेंज होता है कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड पर्पल कलर पोटासियम प्रोमैग्नेट सॉल्यूशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड लेते हैं एंड पर्पल कलर का पोटासियम होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। और जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो पर्पल से कलरलेस हो जाएगी, मतलब वाटर कलर का हम कह सकते हैं कलरलेस का मतलब। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे है? क्या करना है? टेक सम डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? पोटासियम परमैंगनेट लेना है। इट हैज़ पर्पल कलर का, और किस कलर का होगा? पर्पल कलर का होगा। इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे जिसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टू इट विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। ड्रॉपर होता है ना जिसमें जो बच्चों की दवाई पिलाने के काम होती है, उसको हम लेंगे और उसमें ऐड करेंगे, उसी के हिसाब से
ठीक है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। द पर्पल कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन गोज ऑन फेडिंग एंड अल्टीमेटली इट बिकम कलरलेस। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम सिट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे तो पर्पल कलर से फेड होना, मतलब कलर ख़त्म होना शुरू होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, बाद में कलरलेस, पूरा कलर इसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है। सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से भी उसकी कैरेक्टराइज्ड में आ जाते हैं। ठीक है। द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म सेक लाइम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्विक लाइम और वाटर को करवाओगे तो क्या मिलेगा, स्लेक्ड लाइम मिल जाता है। ठीक है। इसमें क्या करना है, टेक अ लिटिल क्विक लाइम इन अ हार्ड ग्लास बीकर, ऐड वाटर टू इट स्लोली, टच द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट। और क्या होगा, बीकर थोड़ा थोड़ा हॉट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ठीक है, ईटीसी। तो इसकी एक्सपेरिमेंट कैसे है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट व्हेन वैक्स इज़ बर्न। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, ठीक है, वैक्स मतलब कैंडल, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। उस टाइम क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। नाउ वैक्स इज अ लिक्विड। ठीक है, वैक्स क्या है, वैक्स इज अ लिक्विड, वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। अब वैक्स क्या था, एक लिक्विड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शंस ऑफ वैक्स द फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, किसमें, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, सॉलिड से लिक्विड में और किसमें, गैस में। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस तो हमने देख लिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, और उसमें क्या क्या मिलता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन इन गैस, और इवोल्यूशन इन गैस, और क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ठीक, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, हमने ये भी देख लिया। तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन का पार्ट। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज द केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहा है ये, एक मेथड होता है, क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन, जो कि हम अभी पीछे केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस केमिकल इक्वेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना विद द हेल्प ऑफ सिंबल, फार्मूला, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके कुछ फार्मूले होते हैं हर एक सब्सटेंस के। ठीक, उन फार्मूले और सिंबल्स की हेल्प से उसको लिखना, ठीक है, इन्वॉल्व कर देना, यही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। जिंक के लिए क्या यूज़ करते हैं, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं, H2SO4। जिंक सल्फेट के लिए क्या यूज करते हैं, ZnSO4। हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, H2। मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या मिलके बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो Zn प्लस H2O, Zn प्लस H2O कंबाइन करके बना रहे हैं ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्या था, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इन दोनों को रिएक्शन करवाया गया तो ZnSO4 प्लस H2 बना ना, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, और जिससे बना वो रिएक्टेंट हो गया। जिससे बनता है वो रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। इसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। ठीक है, सिंबल्स और फार्मूले की हेल्प से उसको लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जिंक
जिंक एक हमारा मेटल है, जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया गया, रिएक्ट करवाया गया, तब हमारा क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन पुटिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन द अबव वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में मतलब डायरेक्ट नाम लिख दिया, जैसे जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब पुटिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस, अब हमने क्या किया, इन सारे सब्सटेंस के सिंबल्स पुट कर दिए और फॉर्मूले पुट कर दिए। तो अब क्या बन गया, ये केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, जिस सब्सटेंस से कंबाइन करके बने वो रिएक्टेंट हो गया, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गया। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को और देखो क्या अच्छे से बता रखा है लिख के, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसका, रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, हमारे दो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब ये जो हमारी इक्वेशंस हमने जो पीछे पढ़ी हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस, जो इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है, जो रिएक्शंस होती हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब हम इक्वेशन बनाने से हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, अब इक्वेशन को बैलेंस करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये नहीं कि रिएक्टेंट में हमारा जो Zn है, Zn का एक एटम है तो जाके हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 4 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितने एटम्स यहाँ पे होंगे उतने ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट में होने चाहिए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल होना चाहिए। क्या, नंबर्स ऑफ एटम, तो वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और हम किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए हमें बैलेंस ही लिखनी होती है, अनबैलेंस लिखोगे पेपर में वो गलत हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अनबैलेंस इक्वेशन का। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन लिखना हाँ उसको तुरंत चेक कर लेना कि वो क्या इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तब तो ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अनबैलेंस है तो उसमें नंबरिंग करके उसको हमें बैलेंस करना होगा। अब कैसे करते हैं बैलेंस, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि ये बैलेंस है या नहीं है। क्या है इक्वेशन, जिंक प्लस H2SO4 मिल के क्या बना रहे हैं, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इस साइड ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये हमने रिएक्टेंट ले लिया और ये साइड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट की साइड, ये प्रोडक्ट की साइड। ठीक है, कितने कितने आइटम है, सबसे पहला आइटम क्या है, Zn इधर कितना है, एक है, एक लिख दिया। प्रोडक्ट में कितना Zn है, एक है, एक लिख दिया। ठीक है, दोनों इक्वल। ठीक है, H नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, H के साथ क्या लगा है, 2 लगा है, तो इसको हम कितना बोलेंगे, मतलब रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं, किसके, H के, और प्रोडक्ट में कितने आइटम है, किसके, H के। H कहाँ है, इसमें चेक करो, इसमें H नहीं है, ये रहा H के साथ कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी 2 लगा दिया, 2 ये भी बराबर। ठीक है, ये भी बैलेंस है। S कितना है इधर, देखो चेक करो, 1 है। ठीक, इस साइड कितना है, 1 है, दोनों में 1 है, बात ख़त्म, ये भी बैलेंस है। O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आइटम कितना है, 4 लिख दिया, इधर कितना है, 4 लिख दिया, मतलब 1 2 3 4 कुल मिला के 4 एटम्स हैं, और 4 के 4 हमारे एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगा, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके बना रही है ZnSO4 प्लस H2, तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। देख लो, इसको नीचे लिखा भी है अच्छे से, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different element in the reactant and product so that the above chemical equation is a balanced chemical equation। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, किस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स 1 और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं होंगे। मान लो
यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 4 था तो यहाँ पे 2 होता, तो क्या ये बैलेंस होता? नहीं होता। जब तक इधर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, इस केस में वो बैलेंस होगा। नीचे देखो एक एग्जांपल दे रखा है अनबैलेंस का। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन को वाटर के साथ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो हमारा H2O मिल रहा है। H2 प्लस O2 मिल के क्या बन रहा है? H2O मिल रहा है। क्या बन रहा है? H2O। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है या अनबैलेंस है? चेक कर लेते हैं नीचे, क्या दिक्कत है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटली। एक साइड लिख लो रिएक्टेंट, एक साइड लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 लिख लिया। इस साइड चेक करो कितने हैं प्रोडक्ट में? 2 हैं। ठीक है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 लिख लिया। इधर कितने हैं? 1। कितना है? 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या, कोई नंबरिंग नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या है? दूसरा केस जब हमने चेक किया तो इधर 2 और इधर 1 हो गया, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे सब इक्वल है तो ये बैलेंस हो गई। यहाँ पे एक चीज़ इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H इक्वल है, O इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गई? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। द अबव केमिकल इक्वेशन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो इट इज़ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों हुई है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो दैट इट विल बी अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, केमिकल रिएक्शंस से 5 टाइप्स होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नाम से क्या पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब 2 चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बना दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या है? 2 चीज़ है, 2 को कंबाइन करके एक बनाना। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक हों उनको कंबाइन करके क्या बना दो? एक सिंगल सब्सटेंस बना दो, तो क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस 2 और मोर एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, 2 or more compound can combine to form a new compound, और element and compound can combine to form a new compound। मतलब इतना पता नहीं क्या घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ठीक है, इस सब पूरे लाइन का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलके जब एक चीज़ बना दे तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया तो क्या मिल गया? H2O मिल गया। ठीक है, वाटर, 2 चीज़ को कंबाइन करके एक चीज़ मिल रही है तो क्या होगा? इन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन होकर एक चीज़ मिल गई, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इन दिस रिएक्शंस 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स आर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड वाटर, सो दिस इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 चीज़ है, 2 चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बनेगी तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि अब देखो एक लिख के दिखाते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ये होगी, मतलब एक इक्वेशन ये और दूसरा एलिमेंट ये, 1 2, इसको कंबाइन करोगे, इसको रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा? H2O, मतलब यहाँ पे कितना है? 1 2। ठीक है, 1 2, इन दोनों को कंबाइन करवाया तो क्या मिला? सिर्फ 1। ठीक है, तो इन दोनों को क्या हुआ? इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ 1 मिला, तो यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला देखो क्या है। एक एग्जांपल और दे रखा है किसका? अमोनिया को रिएक्ट करवाया गया है हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया बन गया अमोनियम क्लोराइड, मतलब 2 चीज़ों को जोड़ा एक चीज़ बनी, NH4Cl। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन 2 कंपाउंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, 2 कंपाउंड थे, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, उन दोनों को कंबाइन किया गया टुगेदर और क्या मिल गया? प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। इसने एक नया कंपाउंड बना दिया अमोनियम क्लोराइड, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो
या कुछ भी हो, ठीक है, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, दो मतलब कोई भी दो चीज़ें हों, दो चीज़ों को जोड़ के मतलब कंबाइन करके जब एक चीज़ बन जाएगी तो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है अगला। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अरे एक एग्जांपल और दे रखा है, इसको भी देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है, दोनों को कंबाइन करके एक चीज़ बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेम जैसे पीछे किया था, तो आ गया होगा समझ में यार, बहुत बता दिए इतना। अगला देख लो क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक। इसका क्या है, जस्ट अपोजिट, मतलब वहाँ पे 2 से 1 बन रहा था, यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2। वहाँ पे 2 से क्या हो रहा था 1, यहाँ पे 1 से 2। इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। मतलब कोई एक कंपाउंड होगा, उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसको क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज हो रहा है ना, मतलब 2 टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसके टूट रहे हैं। द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हो सकती है, हीट लगा दो यार, लाइट लगा दो, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह हेल्प से उसको डीकम्पोज कर दो, मतलब तोड़ दो। एग्जाम्पल किसका है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया, हीट करके इसको तोड़ दिया गया, डीकम्पोज कर दिया गया, तो क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। मतलब एक चीज़ था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो हमें 2 चीज़ मिल गई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, ठीक है। दूसरा, इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग अप टू इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसने क्या किया, एक सब्सटेंस को 2 सब्सटेंस में डिवाइड कर दिया, तो तो ये क्या बन गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। अगर 2 से 1 बनेगा तो कॉम्बिनेशन, 1 से 2 बनेगा तो डीकम्पोजिशन, याद रखना। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। छोटी सी चीज़ यहाँ पे और याद करना, जब हम हीट अप्लाई करके रिएक्शंस को डीकम्पोज करवाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन होती है। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो इसने क्या किया, 3 चीज़ें दे दी, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 2 गैस 1 सॉलिड, ठीक है। सॉलिड कौन से कलर का था, येलो कलर का, और ये ब्राउन फिल्म्स की होगी, और ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, ठीक है। अगला क्या है, सम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बोला था ना हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो अभी तक तो 2 हीट का देख लिया, अभी एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी पीछे है, इसको देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमें पास करना है एसिडिक वाटर से, इट डीकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में 2 तरह की गैसें दे देगा। वाटर H2O, ठीक है। वाटर में क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हमें 2 चीज़ मिलेगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, करना मत। दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ट्राई मत करना घर पे, इलेक्ट्रिसिटी है। सम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, और कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस किसकी हेल्प से होती है, लाइट एनर्जी। 3 चीज़ थी ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। थर्ड है लाइट एनर्जी। व्हेन सम सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, अब सिल्वर क्लोराइड को लाइट में लाया गया, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये किस में हो जाएगा, 2 चीज़ में टूट जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट में लाओगे तो सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाएगा। इसके यूजेस हैं, यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड एंड ऑक्साइड, ठीक है। ये इसको ना मतलब जो हमारे एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, ठीक है, किसके, मेटल्स को
एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, जैसे कि क्लोराइड और ऑक्साइड हो गया। एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन अमोनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो सोडियम मेटल होता है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, हमारी बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कहाँ पे होती है देख लो, डाइजेशन ऑफ फूड में होती है। किस में? डाइजेशन ऑफ फूड में। व्हेन वी ईट लाइक वीट राइस पोटैटोज, जब हम खाते हैं ना वीट राइस पोटैटोज, देन द स्टार्च प्रेजेंट इन दैम डिकम्पोज टू गिव सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और वो हमें क्या किस में डिकम्पोज करता है, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में, किसमें, हमारी बॉडी के अंदर ही। एंड प्रोटीन डिकम्पोज टू फॉर्म अमीनो एसिड, और फिर जो उसके प्रोटीन्स होते हैं वो डिकम्पोज करता है किसमें, अमीनो एसिड में। और जो अमीनो एसिड होता है ये हमारे जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, दो देख लिए, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो एलिमेंट होंगे, इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में होता है कि किसी और के साथ चला गया, दो दोस्त थे और दूसरा दोस्त जब तीसरा मिला तो वो उसके साथ चला गया और पहला वाला अकेला हो गया, इसको ऐसे समझो पहले तो। ठीक है, इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो मजबूत होगा वो कमज़ोर वाले को हटा देता है। ठीक है, कमज़ोर वाले को हटा देता है और मजबूत वाले के साथ जाके फिर से मिल जाता है। एग्जांपल से देख तो, वैन अ स्ट्रिप ऑफ, जैसे इसको देखो, पढ़ो क्या पढ़ना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट है और जिंक है, इन दोनों को रिएक्शन हुई तो क्या मिल गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसको देखो यहाँ पे। ठीक है, CuSO4 प्लस Zn मिल के बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो हमें मिला क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, SO4 ने, ठीक है, CuSO4 था तो SO4 ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक को अपने साथ ले लिया। मतलब ये SO4 अब इससे अपनी दोस्ती तोड़ के जिंक के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो SO4 और जिंक का रिएक्शन हो गया, ZnSO4 हो गया ना, ZnSO4। ठीक है, तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, ZnSO4 बन गया। अब Cu क्या था यहाँ पे, कमज़ोर था, वीक था। ठीक था, वीक था, तो ये बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कमज़ोर होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। हर जगह ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। आप अगर कमज़ोर हो तो निकाल दिए जाओगे, अकेले रहना पड़ेगा। इसलिए मजबूत बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ। ठीक है, मजबूत बनोगे तभी साथ में रह पाओगे, वरना देख लो यहाँ पे Cu कमज़ोर था तो इसलिए SO4 ने Cu को हटा दिया और क्या कह रहा है, चल भाई तू हट यहाँ से, मैं जा रहा हूँ जिंक के साथ, तू किसी काम का नहीं रह गया, किसी काम का नहीं है तो बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, तो यही है, मतलब जो कमज़ोर होता है, जो वीक एलिमेंट होते हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, एक को हटा दिया और वो किसी और के साथ जाके मिल गया, तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट कॉपर इज़ फ्री। अब क्या हो गया, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को तो कॉपर सल्फेट कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो कॉपर इज फ्री, कॉपर अब क्या हो गया, आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। क्यों हुआ ये ऐसा, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। मतलब जिंक ज़्यादा मजबूत है किससे, कॉपर से। कॉपर कमज़ोर पड़ गया ना, कमज़ोर पड़ती है उसको हटा दिया गया रास्ते से, चल भाई तू हट साइड हो, अब मैं जा रहा हूँ किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, तो हमेशा मजबूत रहना, वरना हटा दिए जाओगे अपने, समझ लो कहाँ से। ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, सेकंड एग्जांपल है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल और आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। देखो एक बार फिर से कौन हटा, इस बार भी कॉपर ही हटा, ठीक है। इसमें किसकी रिएक्शन थी, कॉपर सल्फेट है और आयरन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन है। अब अब कि Cu मतलब कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा मजबूत है, तो आयरन मजबूत हो गया, कॉपर कमज़ोर हो गया, तो कॉपर को फिर से अलग कर दिया गया और SO4 आयरन के साथ मिल गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा छोड़ो क्या कहना, अलग ही हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर। अब इस रिएक्शन में क्या था, आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। यहाँ पे जेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आयरन ने कॉपर को कर दिया। बस ज़िंदगी नहीं है कोई कॉपर की, इधर से उधर अकेला अकेला घूम रहा है बेचारा। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अ रेड ब्राउन और लेयर कॉपर मेटल इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल और आयरन नेल, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। जहाँ पे क्या था, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या था, एक एलिमेंट को हटा रहा था और दूसरे के साथ जाके मिल रहा था। यहाँ पे दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई तू मेरे वाले के साथ जा और मैं तेरे वाले के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई अकेला नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, अकेला अकेला हो गया है, लेकिन यहाँ इसमें अकेला नहीं रहेगा, वो उसके साथ जाएगा तो उसके साथ कोई और, ठीक है, समझ लो ना, वो उसके साथ गया तो उसके साथ कोई और, अकेला कोई नहीं है यहाँ पे। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, when barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is formed along with the sodium chloride, ठीक है। बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट है, इन दोनों को रिएक्शन हुई तो जो हमारा बी है ना बैरियम, अब ये क्लोराइड को हटा देगा, ठीक है, क्लोराइड को हटा देगा कौन, बैरियम, तो क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड चला जाएगा सोडियम के साथ, Na के साथ, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं, ठीक है। बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। इन दोनों की रिएक्शन में क्या है, अब जो बैरियम है ना, बैरियम क्या करेगा, क्लोराइड को हटाएगा, बैरियम क्लोराइड के साथ नहीं रहना चाहता, तो बैरियम किसके साथ चला जाएगा, बैरियम जाएगा SO4 के साथ, किसके साथ, SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, BaSO4, ठीक है। क्लोराइड अकेला बच गया, क्लोराइड अकेला बच गया ना, तो क्लोराइड क्या करेगा, कहेगा जब तू इसके साथ चला गया तो तेरा साथी अकेला बचा है, ये इसके साथी के साथ चला जाएगा, ठीक है, ये इसके साथी के साथ चला गया, तो क्या बन गया ये NaCl, ठीक है। ये इसके साथ गया तो इसका वाला इसके साथ चला गया, तो NaCl बन गया, क्या बन गया, NaCl। ये 2 क्यों लगा रहा हूँ, ये बैलेंस और अनबैलेंस का टॉपिक है, तो उसको भी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इतना समझ लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसके साथ जा रहा है, ये अकेला बच रहा है, कह रहा तू उसके साथ गया तो उसके वाले के साथ मैं चला जाता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो इसमें क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेसमेंट किया, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई, दूसरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड बैरियम क्लोसल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दोनों ही नए सब्सटेंस बन गए, यहाँ पे 2 नए सब्सटेंस थे और इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो 2 नए सब्सटेंस और तैयार हो गए, ठीक है। इन दिस रिएक्शंस बैरियम सल्फेट इज फॉर्म एज अ वाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट विच सेपरेट आउट सडनली फ्रॉम द सॉल्यूशन। एक प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे मिला था जो कि सॉल्यूशन में से निकला था। नोट में क्या है, एनी रिएक्शंस इन विच इनसॉल्यूबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही होता है जो सॉलिड टाइप का सब्सटेंस में मिलता है, ठीक है। तो सॉलिड यहाँ पे क्या था, यही है बैरियम सल्फेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है।
तो हमने चार चीज़ देख ली, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन क्या था, एक दूसरे का अपोजिट था, और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा एक जैसी था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जाके रिएक्ट कर रहा था और दूसरा एलिमेंट फ्री हो जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, दूसरा एलिमेंट फ्री होता था। अब एक और यहाँ पे बचा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कब होती है, जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाए और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, किस में से, किसी भी सब्सटेंस में से। तो कौन सी रिएक्शंस कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी ऑक्सीडेशन कहलाती है, कौन सी रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन। कब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट है दोनों का। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके एग्जांपल क्या है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। कॉपर ऑक्साइड हीट किया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिलेगा, कॉपर मेटल एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। CuO+H2, ठीक है। क्या है, CuO+H2 को हीट किया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, Cu+H2O, कॉपर प्लस हाइड्रोजन H2O, ठीक है। कॉपर प्लस कॉपर मेटल मिल गया और पानी मिल गया, हाइड्रोजन। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये देखो, ये है CuSO4, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे देखो CuO का सिर्फ Cu है, O हट चुका है, तो O क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। तो ये इसमें कौन सी रिएक्शन अप्लाई हुई, रिडक्शन रिएक्शन अप्लाई हुई। और H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो एक ही एग्जांपल में दोनों चीज़ें समझा रखी हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ एक ही में है। इन द अबव रिएक्शंस, जो बताया वही नीचे लिख रखा है, पढ़ लेना खुद से, या तो चलो पढ़ाई देता हूँ मैं, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड CuO इज चेंजिंग इनटू कॉपर Cu, ठीक है। CuO किस में चेंज हो गया, सिर्फ Cu में। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, कॉपर को। हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू वाटर H2O, और हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ। कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग ऑक्सीजन required for the oxidation of hydrogen, therefore copper oxide is oxidizing agent। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारी जो रोज़ की लाइफ होती है, रोज़मर्रा की लाइफ, एवरीडे लाइफ, उसमें क्या होती है, ठीक है। डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में क्या कहाँ कहाँ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह देखने को मिलता है, उसी के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। जो ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल्स पे और फूड के लिए डैमेज करता है, ठीक है, दोनों के लिए खतरनाक है। देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच आर ऑब्जर्व इन डेली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दो चीज़ है जिसको हम डेली लाइफ में अपनी डेली देख सकते हैं। पहला क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन एक प्रोसेस होता है इन विच मेटल्स आर ईटन बाय ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर्स। अरे जंग लगना होता है ना, वही होता है कोरोजन ऑफ मेटल में, ठीक, सिंपल सी भाषा में। तो क्या होता है, ग्रेजुअली उसको ईट कर लिया जाता है, मेटल्स को खा लेता है, किसकी हेल्प से, एयर और मॉइस्चर्स के, किसमें, और वो एक केमिकल रिएक्शन फिर से बन जाता है, सच ऑन एसिड ऑन देयर सरफेस। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। जो जंग लगना होता है ना, वो सबसे कॉमन फॉर्म होता है किसका, कोरोजन का। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड।
आयरन, ठीक है। क्या है कि आयरन होता है, उसमें अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल जाए ना, दोनों मिलके उसको वो कोरोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। अगर आयरन को खुले में पानी वगैरह में छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद देखो जंग लग जाता है। तो उसी की एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तीनों चीज़ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रेटेड आयरन बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयरन, जो कि क्या होता है, रस्टिंग होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं रस्टिंग। इसके कुछ प्रोसेस भी हैं जिसकी हेल्प से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उस पर ऑयलिंग कर देना, पेंट कर देना, ग्रीसिंग कर देना, ठीक है। अगर ये सब चीज़ हम आयरन पे कर देते हैं तो ये हमारा जंग से, मतलब रस्ट से इसको सेव करके रखता है। Corrosion weakens the irons and steel object and structures such as railing, car bodies, bridges and ships etc. and cut short their life, ठीक है। corrosion क्या करता है, स्टील के ऑब्जेक्ट को और आयरन के ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देता है, उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है, ठीक है। और यूज कहाँ कहाँ पे होता है, रेलिंग मतलब रेल की पटरियाँ हो गई, कार की बॉडी हो गई हमारी, ब्रिज हो गए, पुल हो गया, शिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आयरन्स की। कितना एक्सप्लेन करोगे, कुछ भी लिख दो उठा के, ठीक है। जो आयरन्स के प्लास्टिक मत लिख देना गलती से, 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उनको कट कर देता है और उनकी लाइफ को कम कर देता है, शॉर्ट कर देता है। अगला चीज़ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन द कोरोजन मैटर्स के लिए था, और रेंसिडिटी क्या होती है, खाने पीने की चीज़ों पे होती है, ठीक है। when the fats and oil present in food material get oxidized by the oxygen of air, ठीक है। जो फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं हमारे खानों में, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैव अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, और उनकी वजह से उसमें क्या होता है, एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाती है उस खाने में। The condition produced by the aerial oxidation of fat and oil in foods marked by the unpleasant smell and taste is called the rancidity, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या करती है, स्पॉइल कर देती है किसको, खाने के पदार्थों को, फूड मटेरियल्स को, प्रिपेयर इन द फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव बीन कीप्ड फॉर कंसीडरेबल टाइम, ठीक है, जिसको कि हम कुछ टाइम के लिए स्टोर वगैरह करके रखते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं अगर उसको सही से प्रोटेक्ट करके ना रखा जाए तो। एंड मेक दैम अनफिट फॉर ईटिंग, और उसको अनफिट कर देती हैं किसके लिए, खाने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड स्लोली डाउन इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। अब इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हो गया तो ख़त्म फेंक दो उसे, बचाने के भी रास्ते होते हैं। जैसे ऊपर का बताया ना, पेंट रस्टिंग और कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, वैसे ही रेंसिडिटी से भी बचा जा सकता है। कैसे, sorry, antioxidant is a substance or chemical which prevent oxidation. Antioxidant are actually reducing agent, ठीक है, एक reducing agent होता है जिसकी हेल्प से इसको हम बचा सकते हैं। The two common antioxidant used in food to prevent the development of rancidity, ठीक है, जो दो मोस्ट कॉमन चीज़ है जिससे हम इसको बचा सकते हैं वो होते हैं BHA और BHT। BHA का मतलब बटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का मतलब होता है बटीलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलोन, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, अगर इसको नाइट्रोजन गैस में हम प्रिजर्व करके रखें तो इसको हम सेफ़ रख सकते हैं। जैसे कि चिप्स के पैकेट आते हैं ना, उसके अंदर जो गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, तभी तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं, वरना ख़राब नहीं हो जाएंगे पैकेट में बंद, ठीक है। when the packed is surrounded by unreactive gas nitrogen, there is no oxygen to cause its oxidation and make it rancid। जब नाइट्रोजन गैस उसमें रहेगी तो आसपास से कोई भी ऑक्सीजन उसमें रिएक्ट नहीं करवा पाएगी, तो वो हमारा सेफ बचा रहता है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स फिल द प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो जो प्लास्टिक पैकेट्स आते हैं चिप्स वगैरह के, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है ताकि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, ठीक है। रेंसिडिटी और कैसे उसको हम रिटार्ड कर सकते हैं, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, उसको हम अपने खाने को फ्रिज में रख के भी उसको सेफ कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, और लाइट से बचा के थोड़ा, ठीक है, लाइट से दूर रखो, फिर भी उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। लगभग ख़त्म होने को आ गया चैप्टर, बस क्या बचा, नहीं ख़त्म, ओके। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, काफ़ी सा पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन हो चुका है इसमें नोट्स में। अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसको मैं डाल दूँगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।
नहीं तो अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाओ तो और बेटर है। वीडियो से आप देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखो, कुछ और एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, सब कुछ उसी में से है, बस इसमें शॉर्ट में है। एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिख रखी है, थोड़ा ऊपर नीचे भी है उसमें, तो इट्स बेटर आप यही रिकमेंड कर लो एनसीईआरटी, एक एक लाइन हो, थोड़ी लाइनें भी आगे पीछे होंगी तो मज़ा भी कम आएगा। ठीक है, ट्राई करो, यही नोट्स आप कन्वर्ट कर लो अपने हैंड रिटन में। ठीक है, हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके बाय बाय, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर 2 के साथ। ओके बाय बाय।